जय हिंद स्टूडेंट। सभी बच्चे जो ये क्लास देख रहे हैं सभी बच्चों को जय हिंद। तो स्टूडेंट सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से मैराथन क्लास का रिवीजन कर लिया होगा और जितने भी टेस्ट पेपर हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उन टेस्ट पेपरों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। आज के दिन तक आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट। अब आपको कुछ नया तो पढ़ना नहीं है। कल आपका पेपर है आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट। बिल्कुल आज की रात आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर सोना है। जितने भी आपके ज़रूरी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत लगेगी, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड हो गए, पेन पेंसिल, वाटर बॉटल, गर्मी का टाइम है, वाटर बॉटल सभी अपने साथ कैरी करके लेकर जाएं। बिल्कुल रेडी पोजीशन में रख लीजिए। लास्ट टाइम में हड़बड़ाहट में आपके कुछ भी सामान मिस नहीं होना चाहिए। स्पेशली आपका एडमिट कार्ड मिस नहीं होना चाहिए, वो आपको साथ में ले जाना ज़रूरी है। अदरवाइज आप वहाँ पहुँच जाओ और एंड टाइम पे कुछ गड़बड़ हो जाए, पेपर आपका छूट सकता है। आपने पूरे साल मेहनत करी है स्टूडेंट जिसके लिए। तो जैसे कि हमने सब कुछ बिल्कुल पढ़ लिया है, बिल्कुल तैयारी कर ली है और लास्ट के इन दिनों में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट पेपर। और वो टेस्ट पेपर भी हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम हमारी तैयारी को आंक सके। ठीक है कि हमारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट अब हो चुकी है, हमें अब किसी चीज़ का भी डर नहीं है, इसलिए हम लास्ट के टाइम में टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। 2021 लखनऊ का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग आपके एग्जाम से पहले आपको क्या क्या करना है, एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर हम टेस्ट पेपर, ये जो पेपर है ओरिजिनल पेपर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको ज़रूरी सामान एग्जाम हॉल के लिए लगता है वो बिल्कुल रेडी पोजीशन में रख लीजिएगा। और ज़्यादा रात तक नहीं आपको रिवीजन करना है, बिल्कुल टाइम से सोना है, टाइम से आपको उठना है। बिल्कुल जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें और आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो उसके जस्ट पहले बिल्कुल डीप ब्रीथ लेना है आपको, लंबी सांस लेना, भगवान का नाम लेना, अपने पेरेंट्स को, टीचर का, सबका आशीर्वाद आपके साथ है, हमारा भी है, आपके पेरेंट्स का भी है, सभी को एक बार मन में ज़रूर लाना। और जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होना है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर, नो टेंशन होकर पेपर स्टार्ट करना। और पेपर देते टाइम दो बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। एक तो आपका टाइमर चलेगा क्योंकि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो उस टाइमर को ध्यान रखना है। दूसरा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आप पूरी तरह से डाउटफुल कंडीशन में हो, तो उस क्वेश्चन को आप नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता ही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी हमारी एग्ज़ाम में, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेंड नहीं करना है। साथ ही साथ जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन पोर्शनों को सबसे पहले, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका, किसी का भी कुछ भी स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो सकता है, उस पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करना है। अदरवाइज टाइम कम पड़ जाएगा और आप लोगों के क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग वाला टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट जो भी है, उसको सबसे पहले आपको अटेंड करना है एग्जाम में। तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम इस बैच का 2023-24 बैच का लास्ट टेस्ट पेपर, लास्ट पेपर आज इस क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम होने के बाद सभी बच्चे कांटेक्ट में रहिएगा। कैसा पेपर गया आप लोगों का, कैसा पेपर नहीं गया, कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, कहाँ से क्या पूछा था, सब आप डिस्कस ओबियसली करेंगे ही करेंगे। अपने टीचरों को याद रखिएगा, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। जो आपके रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट की नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो इसको आपको उनके साथ शेयर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई हमारी रिगार्डिंग एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम के बाद हम मिलेंगे ही मिलेंगे, डिस्कशन हम पेपर करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए, आज का जो पेपर है वो हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट पेपर ऑफ दी 2023-24 बैच का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? ये बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई या न्यू दिल्ली? तो कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बेंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट हम। कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? विच लेटीट्यूड लाइन पासेस थ्रू द इंडिया?
एक ही गुजरती है और गुजरने वाले कौन कौन से राज्यों से गुजरती है हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं स्टूडेंट क्लास में। तो कौन सी लाइन गुजरती है सभी को पता होगा, कर्क रेखा गुजरती है और कितने 8 स्टेट से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सभी को उनके नाम भी पता होंगे। ट्रिक से भी मैंने बताया था आपको, मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। 8 स्टेट यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे जिनसे होकर ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झार से झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सभी को पता होगा। और इसका कोण भी आपको याद रखना है, 23.5 डिग्री के एंगल पर ये स्थित है। कभी कभी एंगल भी पूछ लिए जाते हैं, कोण भी पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट हम। विद्युत की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत सारी डाउटफुल कंडीशन रहती है, बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन मेन जो साइंटिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की खोज से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड, वो किसका नाम आता है? यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, सभी ने पढ़ा भी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनको माना जाता है खोजकर्ता ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का खोजकर्ता इन्हें माना जाता है स्टूडेंट। लेकिन इनके बाद दूसरा नाम आता है मिशेल फैराडे का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा का जो वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है, शब्द है, इसको किसने दिया था? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड या शब्द किसने दिया था, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट के द्वारा ये शब्द दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द किसने दिया? विलियम गिलबर्ट। और खोज किसने की थी? सबसे पहला नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। अगर इनका नाम नहीं है तो आप मिशेल फैराडे पर भी टिक कर सकते हो, तो यहाँ पर फैराडे दिया है इसलिए हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते, देखिए यहाँ भी पूछा गया है। तो इन सभी में कौन सा जो देश है इसका सदस्य नहीं है? तो स्टूडेंट आपका आंसर होगा यहाँ पर ताइवान। बिल्कुल ताइवान नहीं है। क्यों नहीं है? स्टार्टिंग में ताइवान इसका मेंबर था जब इसका निर्माण हुआ था, क्रिएशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इसकी जगह किसने ले ली? चाइना ने। और जब भी अब ताइवान इसका मेंबर बनने की कोशिश करता है तो चाइना वीटो लगा देता है और इसको मेंबर नहीं बनने देता। इसके अलावा और भी नाम है, मैं आपको बता देती हूँ, ताइवान के अलावा और दूसरे नाम भी आपको याद रखने हैं। पैलेस्टीन हो गया, कोसोवो, वेटिकन सिटी जिसे होली सी के नाम से भी जाना जाता है, होली सी। तो ये और नाम है, पैलेस्टीन, कोसोवो, वेटिकन सिटी और जिसे होली सी के नाम से जाना जाता है, और ताइवान। ये जो राष्ट्र हैं ये मेंबर नहीं है किसके? यूएन के। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का लिखित संविधान नहीं है? विच कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका नहीं है स्टूडेंट? किसका नहीं है? यूके का नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का नहीं है, और लिखित पूछा जाए तो किसका है? हमारे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। देखिए क्वेश्चन आप देखोगे, ये ओरिजिनल पेपर ही है, मैंने मन से नहीं बनाया है, एएमसी लखनऊ 2021 का ओरिजिनल पेपर है स्टूडेंट ये। और ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन। तो हमने जो पढ़ा है वो आप सभी ने अच्छे से रिवाइज कर ही लिया होगा, और ज़रूरी भी रिवाइज करना, हमने इंपॉर्टेंट ही पढ़ा है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट प्लैनेट पूछा है जो कि क्या है? बृहस्पति है, जुपिटर है। हमने सीक्वेंस भी याद करी थी ग्रहों की, बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह आता है? जुपिटर, बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। 1919 में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर गोली चलाने वाले आदेश किसने दिया था? किन्होंने आदेश दिया था? किसने आदेश दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रख लीजिएगा 1919 में हुआ था। तो किन्होंने? जी हाँ बिल्कुल,
सभी के आंसर आने चाहिए। जनरल डायर ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। एशियाई बैंक विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहा जाता है, का इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? मनीला, फिलीपींस में। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट। तो गोल्डमैन अवार्ड किससे जुड़ा हुआ है? हमारे पर्यावरण एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड? सभी को पता होगा 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 24 अक्टूबर को ये अपनी फोर्स में आया था, अपना काम इसने शुरू किया था 24 अक्टूबर 1945 में। साइन जो हुए थे यूएन के, हस्ताक्षर जो हुए थे देशों के, वो इससे पहले हो चुके थे, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका मैथ्स का। मैथ्स के क्वेश्चन आपको बहुत इजी पूछे जाते हैं। एक वृत्त का आपको व्यास दे के रखा है, किसके बराबर है? एक वृत्त के परिमाप के बराबर है। डायमीटर, डायमीटर को मैं डी से डिनोट कर देती हूँ। डायमीटर आपका कितना दे के रखा है, किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला सभी को पता होगा, 4a होता है। तो d इज इक्वल टू 4a। अब क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा a होगी तो a स्क्वायर होता है, जो कि दिया है 3136। 3136 को जब हम अलग से इधर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकालो आप। 2 एकम 2, 2 पचाम 10, 2 छंकी 12, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छंकी 12, 2 नम 18, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 नम 18, 7 सती 49 और 7 एकम 7। तो आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया? दैट मीन्स ए स्क्वायर का मान कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7। पेयरिंग करो, ये अंडर रूट लग जाएगा। ये यहाँ पर हम अंडर रूट लगा देंगे स्टूडेंट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब पेयरिंग करके बाहर आओ, ए का मान आ जाएगा आपका कितना? 2 गुणित 2, ये 2, ये 2 की पेयरिंग, ये 2 की पेयरिंग और ये 7 एक साथ बन के 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ती 56। 56 वैल्यू आ गई आपकी ए की। अब क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल देके रखा है, वृत्त की परिधि बताओ। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है हमारा 2 पाई आर, और डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। तो ये आपका जो 2r हो जाएगा ना, ये 2r तो आपके d के बराबर ही हो जाएगा, इंटू आपका बचेगा पाई। तो 2r का मान कितना है? यहाँ पर 4a के बराबर दिया है। 4a का मान मतलब 4 इंटू 56 और पाई है आपका 22/7। आगे सोल्व करो। 7 अट्ठी 56, 8 चौक 32 और ये 22। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? यहाँ पर कर लीजिए 22 और 32, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 4 10, 0 कैरी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 704। तो राइट आंसर क्या आया स्टूडेंट आपका? ऑप्शन डी। तो इस तरह से इजी है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना और रिलेशन याद, सब कुछ इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ पूछ लिया गया है। डायमीटर रेडियस का रिलेशन भी इंक्लूड हो गया, आपका एरिया भी आ गया, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इजी क्वेश्शन है। 60 का 20% बताओ। तो 60 का 20% क्या होगा? तो 60 और 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/100। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 12 इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन इजी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक टेलीविजन को इतने रुपए में बेचा जाता है। तो बेचा गया है, दैट मीन्स ये क्या है? आपकी सेलिंग प्राइस दे के रखिए, और ये आपका लाभ प्रतिशत है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है। तो उस टेलीविजन का क्रय मूल्य दैट मीन्स सीपी बताओ। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100।
प्रॉफिट परसेंटेज 18 दे के रखा है, उसका मान रख दिया मैंने। एसपी का मान आपको 16756 दे के रखा है, सीपी आपसे पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 100 और आगे सोल्व कर लो। 2 नम 18, 2 पचाम 10 और आगे सोल्व हो रहा है नहीं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 CP। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 16756 इंटू 50 माइनस 50 CP, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 59 CP इज इक्वल टू 16756 इंटू 50। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका CP का मान आ जाएगा 16756 इंटू 50 डिवाइड बाय 59। चलिए जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी CP का मान भाग देना कितना आएगा, 59 से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 14200। तो ऑप्शन डी जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है और भी इजी वैल्यू आपको दे दे, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटा कैलकुलेशन भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे को 48 मिनट में तय करता है। एक दूरी को एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूरी को 48 मिनट में तय करता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा स्पीड क्या होती है स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इन्होंने देखे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपको क्या देके रखी है, कितनी दूरी तो नहीं देके रखी, समय जरूर देके रखा है 48 मिनट। तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलिए तो डी क्या आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मिनट है और यहाँ पर और है, तो आपको मिनट, इस और को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। क्यों मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर भी मिनट में है। तो आप सभी को पता होगा 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये जो और है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 किलोमीटर एज इट इज, और कुल मैं लिख सकती हूँ 60 मिनट। अब हो गया आपका पूरा क्वेश्चन मिनट में कन्वर्ट। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा क्या देके रखा है उन्होंने कि यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 16 किलोमीटर कर लेता, मान लो स्पीड हो गई 16 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस का पता नहीं तो कितना टाइम लगेगा, हम मान लेते हैं T2। अब डिस्टेंस इस केस में और इस केस में, दोनों केस में डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। क्यों होगी, क्योंकि दूरी तो एक ही जैसी है, चाल चेंज हो गई है, इसीलिए डी तो सेम होगा। यहाँ से भी हम इसको और को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मिनट में है। तो ये आपका हो जाएगा 16/60, ये हो जाएगा आपका D डिवाइड बाय T2। और आगे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो D है, मान लो यहाँ से हम D का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा 16/60 इंटू T2 इज इक्वल टू D। और ये इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो कितना होगा, ये 12/60 हो गया आपका। और यहाँ पर D का मान हम रखेंगे 16 इंटू T2 डिवाइड बाय 60, और 48 तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही था। अब ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका जो T2 का मान आएगा वो कितना आएगा, 12 गुणित 48/16, 16 16 16 दून 32, 16 48, 24 12 36। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 36 मिनट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट एग्जाम में। बस आपको ध्यान यही रखना है कि मिनट वाला, ये जो और है ना, और को सिर्फ मिनट में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को कुछ नहीं करना है। किलोमीटर से आपको कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, और को मिनट में जरूर कन्वर्ट करना है। और 36 मिनट आपका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 लड़के 35 खिलौनों को पैक करने में 7 घंटे का समय लेते हैं, तब 3 घंटे में 66 खिलौनों को कितने लड़के पैक कर सकते हैं। तो M1D1T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2D2T2 W2। मैं हर बार बताती हूँ जब आपसे इस तरह के टाइम भी दिया हो, मेन भी दिया हो, डेज भी दिया हो, वर्क भी दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पर 5 लड़के हैं तो M1 का मान आपका कितना हो गया 5। दिन दिए क्या, नहीं दिया। टाइम दिया है आपका 7 घंटे ऑब्वियसली, तो लिख देंगे। काम, यहाँ पर काम कितना करा है उन्होंने, कितना काम करा, 35 खिलौने पैक करे, तो ये 35 डिवाइड में M2 तो इन्होंने पूछा है कि कितने लड़के चाहिए। दिन कितने लगे, दिन नहीं है, टाइम दिया है 3 घंटे, तो यहाँ पर 3 घंटे लिख दिए। कितने खिलौने, 66 खिलौने बनाते। M2 का मान इजीली यहाँ से निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। और आगे सॉल्व करेंगे तो
पानो 735, 7 से 7 कैंसिल, तो M2 का मान आ गया आपका कितना, 22। तो कितने लड़के खिलौनों को पैक कर देंगे, 22 लड़के 66 खिलौनों को 3 घंटे में पैक कर देंगे। दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, ठीक है। मैथ्स के 5 क्वेश्चन ही हैं, आप चाहे तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो एट लास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, जड़त्व के नियम को किस नियम से भी जाना जाता है, कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो जड़त्व नियम सभी को पता ही होगा किस नियम को कहते हैं। अब हम बिल्कुल डीपली नहीं डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के आंसर आप लोगों की तरफ से आने चाहिए। न्यूटन की गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है, आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। जी हाँ बिल्कुल, हर्ट्ज। वोल्ट किसकी है, विभवांतर की है, पोटेंशियल डिफरेंस की है, वाट पावर की है, डेसिबल आपकी साउंड इंटेंसिटी की है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले उपकरण को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स हाइट अबाउ द सी लेवल। ऊंचाई नापने वाला एक ही है, आप सभी को पता होगा, तुंगता मापी अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। अमीटर से किसको नापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को, करंट विद्युत धारा का मापन किया जाता है किसके माध्यम से, अमीटर के माध्यम से। बाइनोक्यूलर सभी को पता होगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने में यूज करते हैं इसका। बैरोमीटर का सभी को पता होगा, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, किस फिनोमिना के कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है स्टूडेंट। क्या प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग है, या फिर परिक्षेपण है, डिस्पर्शन है। तो सभी को पता होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। लाल ही क्यों दिखाई देता है, दूसरे कलर का क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपकी वेवलेंथ की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, लाल कलर की होती है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ये क्या होगा, कम स्कैटरिंग होगी, कम ये प्रकीर्णन होगा। इसका प्रकीर्णन को नापने के लिए है ये नियम। तो लाल कलर की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका बिखराव कम हो पाता है, स्कैटर नहीं होता है, इसलिए हमको लाल दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं की वास्तविक द्रव्यमान गति के कारण होता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर की मेथड सभी को पता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 मेथड होती है। अब इसमें से वो मेथड का नाम बताइए जिसमें हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर आपके जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो गति करते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल भी दिया है कि केटली को हम गर्म करते हैं स्टूडेंट। तो केटली जब गर्म करते हैं या फिर मेटल को गर्म किया जाता है, तो मेटल के मॉलिक्यूल्स तो एक जगह ही स्थिर रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। मूवमेंट किस में होता है, अब ये चालन है। चालन तो क्या है, विद्युत या फिर ऊष्मा की चालक होती है, धातु है, मैंने आपको बता भी था याद करने के लिए। वो चालक होती है तो उसमें अणु, पूरी मेटल थोड़ी मूवमेंट करने लग जाती है। कन्वेक्शन, आपका जो पानी गर्म हो रहा है बर्तन में, वो कन्वेक्शन से हो रहा है। नीचे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर कम होता है, तो मॉलिक्यूल्स मूव करके ऊपर चले जाते हैं। रेडिएशन भी नहीं है, रेडिएशन तो बिना माध्यम के भी आ सकती है। तो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें तो आपके मॉलिक्यूल्स गति करते ही करते हैं। नीचे वाला मॉलिक्यूल जैसे टेम्परेचर इसको मिलता है, ये गर्म होता है और हल्का होकर ऊपर जाता है, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल फिर नीचे आता है, फिर ये गर्म होता है। इस तरह से पूरा जो लिक्विड है, गैस है, जो भी है, वो आपके गर्म होते हैं। कन्वेक्शन, संवहन में ऐसा होता है। मॉलिक्यूल किस में मूव करते हैं, गति करते हैं, अणु संवहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका बायोलॉजी का। फिजिक्स के भी आपसे 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे।
बायोलॉजी का आपका बहुत वेटेज वाला सब्जेक्ट है, अगर आपको अच्छे से आती है तो सबसे पहले आप ट्राई करें। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, बटन्स दी जाएंगे, वहां पर क्लिक कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप उसी सब्जेक्ट पर, आपको जरूरी नहीं 1 2 3 सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको बटन्स दे रखेंगे, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज में दी गई है बटन कि आपको बायोलॉजी पहले करना है तो आप बायोलॉजी कर सकते हैं, केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री, इस तरह से एग्जाम में भी आपको मिलेगी। थोड़ा शांत दिमाग से ध्यान रखना, सारी बटन्स को एक बार देख लेना कहाँ क्या है, ठीक है। अगर सेव करने का बोले तो सेव करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर को सेव जरूर कर दीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपका टाइमर शुरू, जब आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, टाइमर आपका स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता है। जब तक आपका टाइमर शुरू नहीं होता उसके पहले आप शांति से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो कि क्या क्या आपको उसमें करना है। चलिए, तो बायोलॉजी का सेक्शन हम करते हैं। नई प्रजातियों के निर्माण में कौन से कारक शामिल है? विच फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज? तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नई नए स्पाइसेस यानी कि नए प्रजातियों के निर्माण में मदद करते हैं, वो कौन से हैं स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जननात्मक विलगन और अनुवांशिक अपोर्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड जेनेटिक हेरोजेनेटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज्यादा ये याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर साइटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज नोन एज? क्या उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं? मॉर्फोलॉजी आकारी की होती है, सभी को पता है। जेनेटिक्स तो आपका डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, इसकी भी आएगी। तो साइटोलॉजी की जो न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी को क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें न्यूक्लियस आपके सेल के डिस्कस स्टडी किए जाते हैं, वो होता है आपका साइटोजेनेटिक, कोशिका अनुवांशिकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाय हुम वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंटेड? किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट? क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, किसके द्वारा दिया गया था? R.H. विटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, देखिए ट्रिक थी आपकी याद करने की, कार है कोपवाइट कार, कार है कोपवाइट कार से आपके जो क्लासिफिकेशन दिए थे, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण कार से आपको याद रखना है, केरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। 3 जगत वर्गीकरण जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? हैकल के द्वारा। कोप से आपका आएगा, कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण दिया था। वाइट से विटेकर, विटेकर ने 5 जगत, अभी हमने टिक किया 5 जगत विटेकर, और 6 जगत वर्गीकरण कार से आपका आएगा कार्ल वूस के द्वारा। तो ये सारे आपको याद करने हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है, 2 3 4 और 5 और 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज, हमारी मिट्टी निर्माण का मेन सोर्सेस क्या होती है स्टूडेंट? रॉक्स की वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग आप सभी को पता है, हवा पानी किसी के माध्यम से चट्टानों का अक्षय होना, उनका टूटना, और उससे क्या बनती है? मिट्टी बनती है रॉक्स से। तो रॉक्स क्या कहलाती है? हमारी पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं रॉक्स को, हम क्या कहते हैं? मूल सामग्री भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मूल सामग्री लिखी हुई आए या फिर रॉक्स यानी कि चट्टाने लिखी हुई आए, तो दोनों एक ही बात है। चट्टानों को ही हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं मृदा निर्माण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम लाल रक्त कोशिकाओं में CO2 और H2O के बीच प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है? विच एंजाइम इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बिटवीन CO2 एंड H2O इन रेड ब्लड सेल? तो रेड ब्लड सेल में CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन की जो दर है वो किसके द्वारा बढ़ती है? किस एंजाइम के माध्यम से बढ़ती है स्टूडेंट? कार्बोनिक एनहाइड्रेस या फिर एडेनिलेट साइक्लेस या फिर कार्बोनिक सिंथेटेस क्षारीय फॉस्फेट? तो राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये थोड़ा अलग और हटके क्वेश्चन है, तो इस तरह के कहा मैंने, हर एक पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा हमने कभी नहीं पढ़ा, तो पूछे ही जाते हैं। हम कोशिश तो करते हैं सभी कुछ पढ़ें, फिर भी ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम में 1-2 जो आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं या फिर हमने कभी पढ़े ना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे कि ये पूछ लिया गया, तो इसके बीच में प्रतिक्रिया दर कौन बढ़ाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट।
RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर डिस्कवर्ड बाय द, किसके द्वारा की गई थी स्टूडेंट? सभी को पता होगा, लैंड स्टीनर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, विलियम हार्वे पर मत टिक कर देना। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंकाल की मांसपेशियों की मूल विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल्स? सभी को पता होगा, हमने अलग अलग टाइप की मसल्स पढ़ी, इसमें स्केलेटल मसल भी आती है। तो ये जो स्केलेटल यानी कि कंकाल की जो मांसपेशियां हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, किस तरह की होती हैं स्टूडेंट? ये इनकी मुख्य विशेषता है, ये रेखित रूप की होती है, लाइन फॉर्म में होती है। लाइन फॉर्म में ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में जीरोफ्थेल्मिया किसकी कमी के कारण होता है? जीरोफ्थेल्मिया इज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट? विटामिन ए, सी, डी। सभी को पता होगा, आंख से जुड़ी हुई बीमारी है जीरोफ्थेल्मिया। किसकी कमी से होती है? जी हाँ, बिल्कुल, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक बीमारी है ये स्टूडेंट एक। और किससे जुड़ी हुई है? एक्स क्रोमोसोम से। एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई बीमारी है ये, एक्स लिंक डिसऑर्डर है ये। जीरोफ्थेल्मिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, विटामिन ए की कमी से होती है, आंखों से संबंधित बीमारी है ये जीरोफ्थेल्मिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य विज्ञान प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित का अध्ययन करती है। इस्थियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? तो इस्थियोलॉजी और पिसिकल्चर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस्थियोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट? मत्स्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इस्थियोलॉजी। एंड मछलियों को जो पालना होता है फॉर द बेनिफिशरी, बेनिफिट के लिए मछलियों का पालन किया जाना, वो क्या कहलाता है आपका? पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर और इस्थियोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ बर्ड, ये भी आप देख लीजिए। स्टडी ऑफ इंसेक्ट सभी को पता होगा किसको कहते हैं स्टूडेंट? रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये क्या कहलाता है? कीड़ों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। पक्षियों का सभी को पता होगा, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश। सरीसृपों और उभयचरों का स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर नोन एज हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाह्य वातावरण में परिवर्तन के बावजूद अनुकूल आंतरिक परिस्थितियों को बनाए रखना क्या कहलाता है? व्हाट इज द मेंटेनिंग फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? सभी ने पढ़ा है, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? समस्थिरता, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल आपको पता होगा, बाहर का टेम्परेचर, नियत तापी जिन्हें कहते हैं, नियत तापी जीव की बात अगर हम करें तो इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बिल्कुल टेम्परेचर इनका फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। बाहर के वातावरण में कितना भी चेंज हो, इनके शरीर का जो तापमान है फिक्स ही रहता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है। तो ये जो प्रोसेस है कि बाह्य वातावरण में कुछ भी परिवर्तन हो उसके बावजूद अनुकूल आंतरिक परिस्थितियों को बनाए रखना, जैसे कि हमारा टेम्परेचर फिक्स रखना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समस्थिरता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा गया है? हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? हरगोविंद खुराना, मार्शल वारेन निरेनबर्ग को, कैथरीन एसाव को, अर्नस्ट मेयर को। किसको कहा गया है? अर्नस्ट मेयर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन नमक मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है? वाई इज आयोडीन सॉल्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन? क्यों उपयोगी है आयोडीन नमक हमारे लिए? सबको एक बात तो पता ही है कि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, लेकिन ऑप्शन दूसरे भी देख लेते हैं। पाचन में सुधार करता है, इम्प्रूव डाइजेशन, सोडियम आयंस मिल जाते हैं, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो सभी आंसर इसके क्या होंगे? करेक्ट है, सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आयोडीन, सभी के लिए।
नेक्स्ट है मछली उत्पादन प्रबंधन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज नोन एज। तो फिश प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, पिसिकल्चर। सेरीकल्चर सभी को पता होगा, सेरीकल्चर सभी को पता होगा कि जो रेशम के कीड़े हैं उनको पालना। बी कीपिंग मधुमक्खी का पालन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति एवं विविधताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये तो डेफिनेशन ही है। किसकी डेफिनेशन है? जी हाँ, जेनेटिक्स की। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। फिजियोलॉजी आपकी बॉडी का फंक्शनिंग, किसी भी जीव की बॉडी का फंक्शनिंग कैसे काम करता है उसकी स्टडी फिजियोलॉजी। डेवलपमेंट स्टडी, ये विकास से संबंधित अध्ययन। नेक्स्ट है किस अंग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज, जी हाँ, माइट्रोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम सुसाइडल बैग। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपका प्रोटीन मैनेजमेंट में मदद करता है। दो तरह के होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रफ और स्मूथ। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी आपका बहुत वेटेज वाला टॉपिक है स्टूडेंट, सब्जेक्ट है आपका वेटेज वाला। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या पूछा गया है। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, किसका उपयोग करते हैं? जी हाँ, ग्रेफाइट का, बिल्कुल। एक लौह अयस्क है, इज एन आयरन और। अब हेमेटाइट, पायराइट, बॉक्साइट, श्रिंग्राफ। श्रिंग्राफ जिसे सिनेबार कहते हैं। तो सिनेबार किसका है? सभी को पता होगा किसका होता है, मरकरी का है। ये मरकरी का, ये हट गया। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का है, ये भी आपको पता होगा। अब पायराइट और हेमेटाइट दोनों में आयरन आता है। दोनों में क्या आता है? आयरन आता है। पायराइट में कॉपर भी होता है और आयरन भी होता है, तो ये कॉपर और आयरन दोनों का और है पायराइट। अब हेमेटाइट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका अयस्क है? लोहे का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है? ये भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना एग्जाम में, हेमेटाइट। नहीं तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। तो हेमेटाइट। और सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन कौन से अयस्क में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? मैग्नेटाइट में, देन आफ्टर हेमेटाइट। ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटाइट में लगभग 72% होता है और हेमेटाइट में कितना परसेंटेज होता है आपका? लगभग 69.9%। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट में होता है आपका 55% आयरन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जल रहित धुलाई दैट मीन्स ड्राई क्लीनिंग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ड्राई क्लीनिंग में कौन सी केमिकल का यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, टेट्राक्लोरोएथिलीन का, एसिटिक एसिड का। किसका? टेट्राक्लोरोएथिलीन का, CCl2 डबल बॉन्ड। ये है टेट्राक्लोरोएथिलीन जिसका ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है। तो यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने करा भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी ऐसी मिश्र धातु है? अलॉय है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। तो सभी को पता होगा एल्निको। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिश्र धातु है ये। नेक्स्ट है ठोस पदार्थ को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में विद्यमान क्रम की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? हाउ कैन सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो पार्टिकल अरेंज होने की कंडीशन में हम ठोस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से दो भाग है? जी हाँ, बिल्कुल, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टली और अक्रिस्टली। क्रिस्टलाइन में क्या होते हैं कि सारे मॉलिक्यूल एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। और अमॉर्फस जो सॉलिड होता है उसमें आपके अणु अनइवन कहीं पर भी फैले होते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते, उसे अमॉर्फस कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायु में उपलब्ध नहीं है? विच नोबल गैस इज नॉट अवेलेबल इन एयर? बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन। जी हाँ, रेडॉन, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द एम्परर ऑफ द केमिकल्स? रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है।
वह प्राणी जिसमें पर्यावरण के साथ पदार्थ, ऊर्जा या कार्य का कोई आदान प्रदान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? द सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी सराउंडिंग से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, मैटर का, एनर्जी का, वर्क का, किसी का भी इन्वायरमेंट के साथ शेयरिंग नहीं होता है, उस तरह के सिस्टम को हम किस सिस्टम से नाम से जाने जाते हैं? आइसोलेटेड। बिल्कुल आइसोलेटेड मतलब अकेला, बिल्कुल किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना, अकेला हो जाना, आइसोलेटेड सिस्टम, पृथक्कृत तंत्र। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? किस फॉर्म में ऑक्सीजन वायुमंडल में दो रूपों में मिलती है? सभी को पता होगा, जी हाँ सभी को पता है, ऑक्सीजन और ओजोन के फॉर्म में। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रयोगशाला में उदासीन गैसों को तेजी से सुखाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू ड्राई नेचुरल गैसेज रैपिडली इन द लेबोरेटरी? गैसों को सुखाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? जी हाँ, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2, और वो भी अनहाइड्रेटेड जिसमें जल नहीं होता है, CaCl2 का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपचायी कर्मक को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट का एक और दूसरा नाम भी है, इसे क्या कहते हैं? रिडक्टेंट, यानी कि अपचायक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस नियम से पानी में तैरना संभव है? बाय विच रूल इज पॉसिबल टू स्विम इन द वाटर? अब यहाँ पर अच्छा हुआ ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, अदरवाइज वो भी करेक्ट हो जाता। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत से ही वस्तुएं जैसे जहाज, नाव, बोट सभी किसके ऊपर? पानी के ऊपर तैरती है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और न्यूटन में कौन सा नियम? तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है जिससे हम तैर पाते हैं। पानी के ऊपर हम बल लगाते हैं, पानी हमारे ऊपर बल लगाता है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर में मौजूद गैस का नाम बताओ। बताएंगे मैम, एलपीजी होती है, लेकिन एलपीजी ऑप्शन नहीं दिया है, तो एलपीजी में होता क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरेलू सिलेंडर में भरी जाती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण को के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। जी हाँ बिल्कुल, हैं क्या कहते हैं? बेनिफिट ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लाभ, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन क्रिस्टली ठोस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्रिस्टली ठोस हम देख चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें बिल्कुल मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं, ऐसे बिल्कुल एक संरचना में फिक्स होते हैं, बिखरे हुए नहीं होते, उसे हम क्रिस्टली ठोस कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। आसानी से ज्यामितीय विरूपण का अनुभव करता है क्या? इजीली एक्सपीरियंस ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन। ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन, ज्यामितीय विरूपण का मतलब ये होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी आकृति है, अनियमित होती है क्या? नहीं, इसमें तो बिल्कुल अणु सिस्टमेटिक अरेंज होते हैं, इसलिए नियमित होती है, फिक्स शेप होता है, तो ये गलत है। गर्म करने पर अचानक ठोस से तरल में परिवर्तन होता है क्या? जी हाँ, ठोस को आप जैसे ही गर्म करोगे तो अगर आपका क्रिस्टलाइन ठोस होता है तो वो लिक्विड में तुरंत चेंज हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका कोई सटीक गलनांक नहीं होता है क्या? नहीं, इसका गलनांक सटीक होता है, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस के फिक्स होते हैं, अलग अलग के अलग अलग होते हैं लेकिन फिक्स होते हैं, तो ये गलत है। इनमें असमान 3 आयामी लेआउट होता है क्या? 3 डायमेंशनल लेआउट अब इनमें असमान नहीं होता, अनइवन नहीं होता, इवन ही होता है, एक जैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है। जितने भी क्रिस्टलाइन ठोस होंगे, जैसे कि सोडियम की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सभी सोडियम का एक जैसा ही होगा, तो ये भी गलत है, समान होता है न कि असमान। तो राइट आंसर क्या हुआ? इनको गर्म करने पर तुरंत ये तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का ओरिजिनल लास्ट, आज के जो है 2023-24 बैच का हमारा लास्ट ओरिजिनल पेपर, टेस्ट पेपर जो हमने डिस्कस किया। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने ईजी से भी ज़्यादा लेवल की तैयारी कर ली, और जब ज़्यादा लेवल की तैयारी हो जाती है ना, तब हमें टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर आपका इतना टफ नहीं आएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा, और हमारी तैयारी टफ से ऊपर ही हो चुकी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है।
शांत दिमाग से पेपर देना। एक बार और बोल देती हूँ, लंबी सांस ले लेना, पेपर देने से पहले पानी जरूर पी लेना, गर्मी का टाइम है। तो सभी बच्चों को एक बार और ऑल द बेस्ट कल की एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम के बाद सभी बच्चे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत बुरा हमें भी लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती ही रहेगी, जब तक कि आपका रिजल्ट, आपका फाइनल, पूरा साल भर ही लग जाता है रिजल्ट आना, ये होना, रनिंग होना, फिजिकल होना, 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।